आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नितिन यादव हाजिर हूँ आपके साथ प्रयास बैच में हिस्ट्री के साथ। जैसा कि हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम लोग प्रयास बैच को 5 तारीख से लॉन्च करने वाले हैं, तो उसी के बिहाफ पर और हमारे पूरी की पूरी स्क्रीन पर आपने हमारी पूरी की पूरी टीम को देखा, सबको पहचाना, सबकी क्लासेस देखी। तो आज मैं नितिन यादव हाजिर हूँ आपके साथ इतिहास के साथ। तो आइए मिलते हैं इतिहास से। ठीक है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो इतिहास के इंट्रोडक्शन की वीडियो रहेगी कि इतिहास में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को हम इतिहास नाम देंगे। ठीक है, तो आइए मिलते हैं इतिहास के साथ। इतिहास। ठीक है। इतिहास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास है क्या। इतिहास वर्ड बना किससे है। तो मैं सबसे पहले आपका इतिहास के बारे में बताता हूं, इतिहास होता क्या है। इतिहास को इंग्लिश में बोलते हैं भाई हिस्ट्री। इतिहास हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इतिहास जो है वो हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इतिहास बना कैसे है। तो आप मेरी बात समझिएगा कि इतिहास दो शब्दों से बना है। किस किस से। तो इतिहास इत प्लस हास। इत का अर्थ होता है ऐसा, और हास का मतलब होता है हुआ है। अर्थात इतिहास का मीन्स होता है अर्थात ऐसा हुआ है। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बोलेंगे कि सर इतिहास इत प्लस हास, इत मीन्स ऐसा और हास माने हुआ है, तो इतिहास का मतलब यह है कि ऐसा हुआ है। अब आप मेरी बात समझो। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री वर्ड। जो हिस्ट्री वर्ड है वो किस भाषा का वर्ड है और किस भाषा के वर्ड से बना है, उसका मीन्स क्या है। तो आप समझिएगा कि हिस्ट्री जो है वो हमारा ग्रीक भाषा का वर्ड है। किस भाषा का है, तो आप बोलेंगे कि ये हमारा ग्रीक भाषा का वर्ड है। और ग्रीक भाषा के किस वर्ड से बना है, तो आप बोलेंगे कि सर ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया वर्ड से बना है। किससे, हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया वर्ड से बना है। तो इस हिस्टोरिया वर्ड का अर्थ क्या है हमारी भाषा में। ये तो भाई ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि यूनान की है। किसका है, यूनान की है। तो आप एक मेरी बात समझो भाई कि मैं आपसे बोलूं कि हिस्ट्री किस भाषा का वर्ड है, तो आप बोलेंगे कि सर हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि हिस्टोरिया शब्द का जो अर्थ होता है भाई वो होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है खोजबीन के बाद, खोजबीन के बाद प्राप्त जानकारी। बात क्लियर है ना भाई। ठीक है। खोजबीन के बाद प्राप्त जानकारी। अब मैंने आपसे बोला कि हिस्टोरिया वर्ड को बोलते हैं हम खोजबीन के बाद प्राप्त जानकारी। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं कि इतिहास के एक व्यक्ति थे, यूनान के ही एक व्यक्ति थे। कहां के थे भाई, तो यूनान के। क्या नाम था, तो आप बोलेंगे उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस। बात क्लियर है ना। हेरोडोटस यूनान के एक व्यक्ति थे। इनकी पुस्तक का नाम था क्या, इनकी पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है भाई, आप बोलेंगे उस पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है भाई, हिस्टोरिका। ठीक है। और ये वो पुस्तक है जो हमें बताती है कि, ये पुस्तक क्या बताती है, ये बताती है कि हमारे अतीत में हुई घटनाओं का वर्णन, हमारे अतीत में हुई
घटनाओं का वर्णन। बात क्लियर है ना? हेरोडोटस यूनान के व्यक्ति थे, जो उनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, और वो हिस्टोरिका पुस्तक है, वो बताती है कि हमारे अतीत में जो हुई घटनाएं हैं उनका वर्णन इसमें है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो आप बोलेंगे इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाएगा? इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इतिहास का पिता। क्यों? क्योंकि इतिहास के क्षेत्र में सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति ही कौन थे? हेरोडोटस थे। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना? ठीक है भाई। अब सवाल कैसे पुट अप हो सकता है, मेरी बात समझो। मैं बोलूं कि इतिहास क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर इतिहास दो शब्दों से बना है, इत प्लस हास। इत मीन्स ऐसा, हास माने हुआ है, अर्थात ऐसा हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? मैं बोलूं आपसे कि हिस्ट्री वर्ड है वो किस भाषा का वर्ड है। क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इतिहास है वो किस भाषा का वर्ड है, तो आप बोलेंगे इतिहास ग्रीक भाषा का वर्ड है। बात क्लियर है? अब ये पूछ ले कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है, तो आप बोलेंगे ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है। उसका अर्थ हमारी भाषा में जो होता है वो होता है खोजबीन के बाद प्राप्त जानकारी। अब भाई मेरे, सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि जो एक व्यक्ति थे यूनान के जिनका नाम था हेरोडोटस। एक व्यक्ति थे यूनान के जिनका नाम था हेरोडोटस, और हेरोडोटस वो व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास में सबसे पहले काम करने का प्रयास किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। और उस पुस्तक में हमारे अतीत में हुई सारी की सारी घटनाओं का वर्णन है, जो हमें बताती है कि हमारे अतीत में कौन कौन सी घटनाएं हुई। इसी के बिहाफ पे हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो हमारा इतिहास से रिलेटेड हुआ कि इतिहास है क्या, इतिहास के पिता कौन है, किस भाषा के वर्ड से बना है और क्या है। अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई? तो हम बात करते हैं कि इतिहास है क्या, डेफिनेशन की। तो इतिहास की डेफिनेशन की बात करते हैं। हेडिंग रहेगी इतिहास। तो इतिहास क्या है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो इतिहास इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अतीत में हुई अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जानकारी देता है जो 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 निश्चित रूप से हुई है, जिनके हमारे पास
जिनके हमारे पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, वो घटना क्या कहलाती है? वो घटना इतिहास कहलाती है। इतिहास कहलाती है। देखिएगा भाई, मैंने बोला कि इतिहास की डेफिनेशन क्या है। भाई इतिहास की डेफिनेशन प्रॉपर बिल्कुल सीधी है। मेरी बात समझो, क्या क्या है इतिहास की डेफिनेशन। तो आप मैं हम बोलेंगे इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। अतीत का मतलब होता है भाई पास्ट। हर व्यक्ति का अपना एक पास्ट होता है भाई, सबका होता है, आपका भी मेरा भी, सबका पास्ट होता है। तो हमारे अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो घटना निश्चित रूप से घटित हुई है, जिसके हमारे पास साक्ष्य हैं, जिसके हमारे पास सबूत हैं। वो सारी की सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी? तो आप बोलेंगे कि वो सारी की सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी? इतिहास कहलाएंगी। ऐसी कोई भी घटना जिसका हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, और फिर भी उस घटना का नाम उस घटना का जिक्र इतिहास में किया गया है, तो भाई मेरे वो घटना ऐतिहासिक घटना ना होकर के वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक घटना होगी। उसका ऐतिहासिक घटना से कोई साक्ष्य, कोई सरोकार नहीं होगा। तो हमने डेफिनेशन के बारे में बात की कि इतिहास क्या होता है। तो आपने बोला कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ होता है जो हमारे अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो निश्चित रूप से हुई है, जिनके हमारे पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, इतिहास कहलाती हैं। तो हमने क्या पढ़ा? इतिहास क्या है, इतिहास किस भाषा के वर्ड से बना है, इस इतिहास की डेफिनेशन क्या है, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है। हमने सारी की सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया। अब जो मेरा टॉपिक रहेगा, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, किस इतिहास के स्रोत, और इतिहास के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, और किन किन स्रोतों के आधार पर हम किसी भी घटना को इतिहास नाम दे सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इतिहास के स्रोत के बारे में। ठीक है ना भाई? इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत में हम बात करते हैं। तो इतिहास के स्रोत क्या क्या है? तो आप बोलेंगे कि सर इतिहास के जो स्रोत हैं, इतिहास के स्रोतों को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। फिर पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और फिर पढ़ेंगे हम भारत आए भारत आए विदेशी विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है भाई? इतिहास के स्रोत की अगर मैं बात करूं तो पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस जिसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, और अगर मैं बोलूं भारत आए विदेशी यात्रियों का विवरण, ऐसे व्यक्ति जो भारत में आए और उन्होंने भारत में आकर के
भारत की स्थिति का वर्णन किया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ सकता है, तो आप बोलेंगे सर कि अवशेष, अभिलेख, अभिलेख, इमारत, सिक्के और मूर्तियां सिक्के और मूर्तियां। etc। जो बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़े हैं वो इन सारी चीजों को नोट डाउन करते रहे। ठीक है, हम पुरातात्विक स्रोत की बात कर रहे हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम बात करते हैं अवशेष के बारे में। फॉसिल्स क्या होते हैं, तो आप एक बात बताओ, फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष, वो सारी अवशेष जो, जैसे कि आपने हमारे अतीत में पढ़ा होगा कि प्राचीन भारत में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी आपने सुना होगा। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों के नाम एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरी बात समझो, जो अवशेष है हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में, जो हमें फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो इस बात के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, वो इस बात के पुरातात्विक स्रोत हैं कि ये फॉसिल्स, ये अवशेष इस बात के पुरातात्विक स्रोत हैं कि ये घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। अगर मैं बात करूं अभिलेख के बारे में, तो आपने पता होगा कि सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने गए हैं, जो कि किस लिपि में लिखे हुए थे, तो आप बोलेंगे कि सर वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। किसके हैं सबसे पुराने, तो आप बोलेंगे सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख हैं, और जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जिसके बारे में एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में उन अभिलेखों को पढ़ा और बताया कि अशोक के शासनकाल में कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्क हुए, कौन कौन सी इंपोर्टेंट घटनाएं हुई। तो वो सारे के सारे अभिलेख इस बात के पुरातात्विक स्रोत हैं, इस बात के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं कि ये घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई है। मैं बात करता हूं इमारतों के बारे में। हमारे अतीत में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, हमारे पास्ट में जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, जितनी भी इमारतें बनी हैं, वो इस बात की पुरातात्विक स्रोत हैं, इस बात के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं कि ये घटनाएं हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से घटित हुई हैं। आप सिंपल समझ सकते हैं कि इमारत को किसी ना किसी के द्वारा बनवाया ही गया होगा, और जिसने बनवाया होगा वो हमारे अतीत में रहा होगा। तो वो सारी की सारी घटनाएं क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ये सारी की सारी बातें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है कि ये घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। मैं बात करता हूं सिक्के की, तो आपने पता होगा कि प्राचीन भारत में गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ जिसको बोलते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया। सिक्कों का प्रचलन तो किया, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले सिक्के चलाने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले सिक्के चलाने वाला जो व्यक्ति था वो समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त वो पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया, और साथ ही साथ और सिक्कों पर खुद को वीणा वादन करते हुए अंकित कराया उसने। तो यहां से हमें एक बात तो पता चलती ही चलती है कि सिक्कों का प्रचलन करने वाला सबसे पहला शासक कौन है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त। और हमें यहां से एक सवाल और पता चलता है, वो क्या है कि सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है कौन, वीणा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर खुद को वीणा वादन करते हुए अंकित कराया था। बात क्लियर है ना यहां तक। आगे बढ़ते हैं मूर्तियां। आपको पता है कि हमको हड़प्पा सभ्यता के दरमियान पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, नटराज की मूर्ति मिली। ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे पॉइंट इस बात के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं कि जितनी मैंने आपको बातें बताई, ये बातें निश्चित रूप से घटित हुई हैं, इनका सच्चाई से पूरा का पूरा सरोकार है। अगला पॉइंट है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके धार्मिक स्रोत, और एक होते हैं आपके गैर धार्मिक। एक होते हैं आपके गैर धार्मिक। तो धार्मिक स्रोत
आप बोलेंगे कि सर जिनका धर्म से सीधा सीधा संबंध होता है, तो मैं बोल सकता हूं वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, ढेर सारे जो जिनका संबंध सीधा का सीधा धर्म से है। आप लिख सकते हैं यहां पे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, महाभारत, उपनिषद, ढेर सारे पुस्तक हैं जिनका धर्म से सरोकार है। गैर धार्मिक पुस्तकों में सबसे पहले हम बात करेंगे गैर धार्मिक पुस्तक कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि गैर धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि आपको पता है, आपने नाम सुना होगा चाणक्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, इंडिका, मैगसनीज की इंडिका, और कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारे के सारे ऐतिहासिक स्रोत हमारे इस बात के गवाह हैं कि इन सारी की सारी किताबों का ये जो मैं जिक्र कर रहा हूं वो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं, और जब ये किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं तो इनका ये साहित्यिक स्रोत इस बात के गवाह हैं कि ये हमारे कोई ना कोई राजा के बारे में पुस्तक लिखी गई है, नीतियों के बारे में लिखी गई है, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने इन घटनाओं का वर्णन इन किताबों में किया हुआ है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भारत आए विदेशी यात्रियों का विवरण, तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी यात्री भारत आया जिनका नाम था क्या, फायान, जिसका नाम था फायान। और यह व्यक्ति जब भारत आया तो ये 15 वर्षों तक भारत में रहा, और 15 वर्ष तक भारत में रहने के बाद जब ये अपने वापस गया तो इसने जाकर के भारत की संस्कृति के बारे में जमकर बखान किया। तो इसका मतलब फायान जब इसमें आया तो इसने अपनी सारी की सारी बातों का दूसरे देश में जिक्र किया। तो ये इस बात का भारत आए विदेशी यात्री विवरण है कि ये घटना निश्चित रूप से घटित हुई है। आपको पता होगा कि अगर मैं दूसरी बात करूं कि पुष्यभूति वंश का एक प्रतापी राजा हुआ था जिसका नाम था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के समय में ही एक व्यक्ति भारत आया था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की और यहाँ के कल्चर को पढ़ा, समझा और अपने देश में जाकर के वखान किया कि भारत विविधताओं का देश है और भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो सिविलाइजेशन है वो काफी बेहतर है। तो इस बात का ये मैं सारी की सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम किस विहाप पे कह सकते हैं कि कोई घटना इतिहास कैसे है ना। अगला आपने नाम सुना होगा कि दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत में एक वंश हुआ और उस वंश का नाम था क्या, तो आप बोलेंगे कि सर उस वंश का नाम था गुलाम वंश, सॉरी तुगलक वंश। और तुगलक वंश का ही राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एक मोरक्को का निवासी जिसका नाम था इब्न बतूता वो भारत आया और उसने पूरी की पूरी भारत की तत्कालीन समाज का वर्णन किया और यात्रा वृतांत का वर्णन किया। आपने एक नाम और सुना होगा, एक व्यक्ति था अलबरूनी, आप सब अच्छे से जानते होंगे, जो कि महमूद गजनबी के साथ भारत आया। और वो व्यक्ति उसने भारत आकर के सबसे पहले प्राणों का अध्ययन किया और प्राणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी था। कहने का मतलब ये सारे के सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो इस बात के पुरातात्विक स्रोत हैं, वो इस बात के ऐतिहासिक गवाह हैं कि ये घटनाएं निश्चित रूप से घटित हुई हैं। जैसे कि आपको पता है हम इतिहास के सोर्सेस की बात कर रहे थे, इतिहास के सोर्सेस की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ा, हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा, हमने भारत आए विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ा। आप समझिएगा इतिहास में अगर कोई घटना का जिक्र किया गया है वो घटना इन तीनों कसौटियों में से, कौन कौन सी कसौटी है ये हमारी तीनों, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और भारत आए विदेशी यात्रियों का विवरण, इन तीनों की तीनों कसौटियों में से किसी एक कसौटी पर खरी उतरती है, किसी एक कसौटी पर खरी उतरती है, उस घटना को हम इतिहास नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इतिहास नाम दे सकते हैं।
अगर कोई घटना इन तीनों कसौटियों में से किसी एक भी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है तो आप उस घटना को ऐतिहासिक घटना ना कह करके आप उसको काल्पनिक घटना कहेंगे और उसका इतिहास के साथ कोई सरोकार नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो हम यहां तक कैसे समझे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा अब तक, सुनो। हमने पढ़ा कि इतिहास क्या है, हमने इतिहास क्या है, हमने इतिहास के पिता पढ़े, द फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में कि कौन है ना। फिर हमने पढ़ा कि आ, इनकी पुस्तक के बारे में, इनकी जो बुक थी उसके बारे में पढ़ा, इतिहास के स्रोत के बारे में। तो कहने का मतलब यहां तक हम इतिहास का ये समझ पाए कि कौन कौन सी घटनाएं हम इतिहास कह सकते हैं कि, और उनको किस बिहाफ पे आप इतिहास नाम देंगे। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब ये हमारा टॉपिक रहेगा कि इतिहास के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है भाई, तो हम इतिहास के प्रकार की बात करते हैं, इतिहास के प्रकार की बात करते हैं। इतिहास, इतिहास के प्रकार तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। नंबर एक, प्राचीन भारत। दूसरा आपका मध्यकालीन भारत। और तीसरा आपका आधुनिक भारत। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, बोले तो हम जब 6वीं क्लास में पढ़ते थे, तो हमें पूरी की पूरी एक साल प्राचीन भारत पढ़ने का मौका मिला। जब हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हमको पूरी की पूरी एक साल मध्यकालीन भारत पढ़ने का मौका मिला। और जब हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हमें पूरी की पूरी एक साल आधुनिक भारत पढ़ने का मौका मिला, जो कि हमने वो सुनहरे लम्हों को गुजार दिया था पता नहीं किस चक्कर में, है ना। अब वही बातें हमें शुरू से दोबारा पढ़नी पड़ रही हैं। तो आपको पता है जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आजकल के हॉट टॉपिकों से सवाल जो आ रहे हैं, वो आपका आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का टॉपिक है। और आपको पता है हम समय की मूल्यता को देखते हुए सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। समझ रहे ना। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इतिहास के 3 मेजर पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत। और इन 3 मेजर पार्टों में सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि जब आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे, जब आप 6वीं कक्षा में पढ़ा करते थे, तो आपने पूरे के पूरे एक साल प्राचीन भारत पढ़ने का मौका मिला था। जब आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे तो आपको पूरा का पूरा एक साल मध्यकालीन भारत पढ़ने का मौका मिला था। जब आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे तो आपको पूरा का पूरा आधुनिक भारत पढ़ने का मौका मिला था, जो कि आपने गवा दिया था। आज उन्हीं गलतियों को हम दोबारा नहीं ना करते हुए सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। बात क्लियर है ना भाई। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए हेडिंग डाल लीजिएगा मध्यकालीन भारत। उसी के साथ मिलते हैं। ये टॉपिक रहेगा हमारा मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में सबसे पहला ही हमारा टॉपिक रहेगा क्या, तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहला टॉपिक रहेगा इस्लाम का उदय, है ना। इस्लाम का
उदय, इस्लाम का उदय। और कल हम आपको यह बताएंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, क्या रीजन्स थे और कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्क हुए और क्या क्या इसकी खूबियां हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मिलते हैं कल। बने रहिएगा टीचर्स मंत्रा फैमिली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।